1990 में एक जगह जो एकदम बंजर थी, धूल मिट्टी, गर्मी, पानी तक नहीं था, चारों तरफ रेगिस्तान ही था, वो आज की डेट में एक ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। हाय वीवर्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बड़ा मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। और जितने भी लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना वीडियो को। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। दुबई के बारे में होने वाली है आज की वीडियो। तो जानते हैं, दुबई एक गरीब मुल्क से एक रेगिस्तान, जहाँ पर ना तो खाने को खाना था, ना पहनने को कपड़े थे, ना पीने के लिए पानी था ढंग से सही से। तो वो 1970 की बात कर रहा हूँ मैं। 1970 के अंदर जो दुबई था, रेगिस्तान था, वो आज 2025 चालू हो चुका है। 2025 के अंदर वर्ल्ड क्लास सिटी बनकर कंप्लीट है और अभी भी अपनी तरक्की को आगे बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, कंटिन्यू आगे बढ़ाया जा रहा है, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसको कैसे स्टार्ट किया वहां के शेख ने और कहाँ लाके खड़ा कर दिया वर्ल्ड क्लास सिटी के रेस के अंदर, तो जानते हैं इसके बारे में। वीडियो पर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जिस जगह पे पानी की इतनी किल्लत थी, वहां पे आज की डेट में पर ईयर 128 बिलियन इंपीरियल गैलन पानी बड़े आराम से प्रोवाइड किया जाता है। बड़े बड़े फाउंटेन्स और कनाल्स आज की डेट में बहुत ही तेजी से बन रहे हैं। जहां रेत थी, आज वहां वर्ल्ड क्लास रोड्स, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़े मॉल, सबसे बड़े होटल, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और सबसे ऊंची लिफ्ट है। ये कहा जाता है कि सॉइल यानी रेत के ऊपर नॉर्मल बिल्डिंग तक बनाना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने रेत के ऊपर ही दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना दी। पुलिस यहाँ पे लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी सुपर कार से चलती है। आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों के शहर दुबई की बात कर रहा हूं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये हुआ कैसे और ऐसी क्या दिक्कत आ रही है बाकी देशों को जो वो नहीं कर पा रही और ये कर ले रहे हैं। दुबई की असली किस्मत चेंज हुई 1958 में, जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बने और इन्होंने दुबई को एक गांव से एक चमकता शहर बना दिया। 1959 में ये यूरोप गए और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से ये बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और उन्होंने वहां से आते ये डिसाइड किया कि वो दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाएंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो। होता यह है कि 1966 में दुबई में ऑयल निकलता है, लेकिन काफी कम निकलता है एज कंपेयर टू जो इनकी नेबरिंग कंट्री थी उसके कंपैरेटिवली कम निकलता है। लेकिन शेख राशिद का मानना था कि ऑयल मिल तो गया है पर वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने इस मिले हुए ऑयल का पैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही लगाया। और उन्होंने उस टाइम पे एक लाइन भी कही थी जो आज तक बहुत फेमस है। उन्होंने कहा कि मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे और मेरे पिता भी ऊंट की सवारी करते थे। मैं मर्सिडीज चलाता हूं, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन हालात ऐसे होंगे कि उसके आने वाला बेटा दोबारा से ऊंट चलाएगा। इसलिए वो दुबई को एक ऐसी सिटी बनाना चाहते थे जिसकी डिपेंडेंसी ऑयल पे ना हो। जब शेख करता था, देखिए जब भी शिप्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो फ्यूल फिलिंग के लिए या फिर लोडिंग अनलोडिंग के लिए पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है और दुबई एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था कि उस पर्टिकुलर एरिया से बहुत सारी शिप्स को आना जाना पड़ता था। शेख राशिद ने इस चीज की इंपॉर्टेंस को उसी पर्टिकुलर टाइम पे समझ लिया और पोर्ट राशिद बनवाया। इस पोर्ट की वजह से वहां शिप्स रुकने लगे और जब कोई शिप रुकता है तो उसके आसपास बहुत बड़े लेवल पे कमर्शियल एक्टिविटी हो। पोर्ट राशिद जो था उसको 1972 में बनवाया गया था और इसकी सक्सेस को देख के 1979 में फिर से एक पोर्ट बनवाया गया, पोर्ट जेबल अली। वैसे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे बनवाया गया था, लेकिन आज की डेट में भी ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। अब ये सारी चीजें तो दुबई में बनी रही थी, इसके साथ साथ शिप्स की रिपेयरिंग वगैरह के लिए दुबई ड्राई डॉक बनवाया गया और ये भी सारी चीजें बनने लगी तो अब यहां से एमिरेट ऑफ दुबई चमकने लगा। उस पर्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट एक बहुत ही बड़ा और बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था। पाकिस्तान की अच्छी लोकेशन की वजह से अमेरिका से लेकर ब्रिटिश एयरवेज सब फ्लाइट पाकिस्तान से होकर जाती थी और इसी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफी बड़ी बन गई थी। इस चीज को शेख राशिद दुबई के फेवर में डाइवर्ट करना चाहते थे क्योंकि दुबई की भी लोकेशन बहुत अच्छी थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया और मल्टीपल रनवे वगैरह बनवाए। और ये जो रनवे वगैरह बनवाए, इससे एक फायदा ये हुआ कि जितनी भी एयरलाइंस थी, जैसे सिंगापुर एयरलाइन, एयर इंडिया, मलेशियन एयरलाइन, एशिया और यूरोप के बीच चलने वाली जो फ्लाइट्स थी, ये एक रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया दुबई वहां का। लेकिन बात वहीं पे खत्म नहीं हुई क्योंकि शेख राशिद इस पूरे एयरलाइन बिजनेस को दुबई में डाइवर्ट करना चाहते थे और 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की और उसका नाम रखा एयर एमिरेट्स। इसके लिए उन्होंने ज्यादा पैसा देके पाकिस्तान से ही एयरप्लेन्स खरीदने शुरू किए और धीरे धीरे करके पाकिस्तान का पूरा बिजनेस दुबई में डाइवर्ट कर दिया। अगर आप दुबई गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वैसे तो दुबई एक बहुत ही रिलीजन फॉलो करने वाले देशों में से एक है, लेकिन उसके बाद भी बाहर से आने वालों के लिए वहां कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दुबई को ऐसे बनाया गया कि हर कंट्री के लोग वहां बिना किसी झिझक के आ जा सके और एक बार आए तो बार बार आने का मन करे और दुबई ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए। और आइए देखते ही देखते पोर्ट्स और ट्रेड की वजह से दुनिया भर के लोग दुबई में आने लगे। यहां से शेख राशिद ने सोचा कि ये जो लोग आ रहे हैं इनको और फैसिलिटी दे दी जाए ताकि ये दुबई के अंदर और रुके और यहीं से दुबई को टूरिस्ट प्लेस बनाने की मुहिम चालू हुई। जो चीज एक पोर्ट बनने से शुरू हुई थी वो अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही थी। अब दुबई के अंदर बड़े बड़े होटल्स और बिल्डिंग बना के दुबई को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का काम शुरू हुआ। दुबई में उस टाइम पर बहुत सारे लग्जूरियस होटल बनाए गए और इसके साथ ही दुबई का होटल सेक्टर बहुत ही तेजी से बूम करने लगा। अभी तक तो दुबई उन लोगों से कमा रहा था जो शिप के थ्रू आ रहे थे, लेकिन 1990 में शेख राशिद ने ट्राई किया कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग
टूरिज्म के लिए आए ताकि दुबई और प्रोग्रेस करे। लेकिन होटल वगैरह हर फैसिलिटी होने के बाद भी दुबई में बाहर से लोग आ नहीं रहे थे और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज्म के अंदर एक चीज और जोड़ी, वो था ग्लैमर। जो भी चीजें दुनिया के अंदर फेमस थी या फिर पॉपुलर थी उनको और बड़े स्केल पे करके दुबई के अंदर लाया।